अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपना नामांकन करेंगे। कन्नौज सीट से अखिलेश यादव आज नामांकन करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है। आज दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव नामांकन करेंगे। अखिलेश यादव के सामने बीजेपी से सुब्रत पाठक भी आज कन्नौज से नामांकन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, सियासी हलचल जो है तेज हो गई है। कन्नौज लोकसभा सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ही चुनावी दावेदारी पेश करेंगे। आपको बता दें कि कन्नौज सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज से अखिलेश यादव आज अपना नामांकन करेंगे। दोपहर 12 बजे के करीब अखिलेश यादव नामांकन करेंगे। अखिलेश यादव के सामने बीजेपी के सुब्रत पाठक है। आज सुब्रत पाठक भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो कन्नौज का रण काफी ज्यादा रोचक हो गया है, क्योंकि एक तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं और दूसरी तरफ सुब्रत पाठक हैं बीजेपी से। 2019 में सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को कन्नौज सीट से हराया था। वहीं अब अखिलेश यादव आज अपना नामांकन करेंगे। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव की नामांकन की तैयारी शुरू हो गई है। दोपहर 12 बजे का समय है, उससे पहले नामांकन की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। अपने नेता के स्वागत में सज रहा है सपा कार्यालय। सुबह से ही अखिलेश यादव के स्वागत की तैयारियां हो रही है। अखिलेश यादव आज कन्नौज से अपना नामांकन करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी का ये कार्यालय है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसे सजाया गया है। कुर्सियों के इंतजाम कर दिए गए हैं, बलून्स लगाए गए हैं। तो अपने नेता के स्वागत के लिए सपा कार्यालय सज कर तैयार हो गया है। आज अखिलेश यादव अपना नामांकन करेंगे। उससे पहले शक्ति प्रदर्शन की भी पूरी तैयारी है और इसके लिए पूरा सैफई परिवार मौजूद रहेगा। वहीं आकाश आनंद का बीजेपी पर बड़ा हमला। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की देन है, भगवान को लाने की हैसियत इंसानों में नहीं, ऐसा आकाश आनंद का कहना है। आकाश आनंद ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें, आकाश आनंद ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की देन है, भगवान को लाने की हैसियत इंसानों में नहीं है। तो बीएसपी नेता आकाश आनंद ने जमकर बीजेपी को घेरा है। के लिए भड़काऊ भाषण देते हैं तो इलेक्शन कमीशन जैसे आंखों पे पट्टी बांध कर खड़ा हो। कोई बात नहीं, वोट पड़ने दीजिए। ये बहुजन समाज तुम्हारी औकात दिखा देगा इस पर। मंदिर इन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया राम मंदिर का, बीजेपी ने नहीं। उसके पैसे भी भारत की जनता ने दिए, बीजेपी ने नहीं। इनसे सवाल करिए कि तुम किस बात का राम मंदिर का क्रेडिट मांगते हो। ये इतने घमंडी है, ये बोलते हैं हम लेके आए रामलला को अयोध्या। अबे तुम होते कौन हो राम को भारत में धरती पे लाने वाले? वो भगवान है, भगवान। तुम इंसान हो, अपनी औकात मत भूलना। वहीं अमेठी से बड़ी खबर आपको बता दें, अमेठी से नामांकन कर सकते हैं राहुल गांधी। 1 मई को नामांकन कर सकते हैं, उससे पहले 27 अप्रैल को अमेठी का दौरा करेंगे राहुल गांधी। तो एक तरफ जहां आज कन्नौज से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ अमेठी से राहुल गांधी के भी नामांकन की खबरें तेज हो गई है। 1 मई को नामांकन कर सकते हैं राहुल गांधी, 27 अप्रैल को उससे पहले अमेठी का दौरा करेंगे। तो 2019 लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने अमेठी और उत्तर प्रदेश से थोड़ी दूरी बना ली थी। अब वही खबरें ये हैं कि अमेठी से राहुल गांधी नामांकन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं।
जहां एक तरफ कन्नौज से आज अखिलेश यादव नामांकन करेंगे, वहीं अब खबर है कि अमेठी से भी राहुल गांधी चुनावी ताल ठोक सकते हैं, दावेदारी पेश कर सकते हैं। 1 मई को राहुल गांधी नामांकन कर सकते हैं, उससे पहले 27 अप्रैल को अमेठी का दौरा करेंगे राहुल गांधी। एक तरफ अमेठी की लड़ाई में स्मृति ईरानी को ही बीजेपी ने फिर से प्रत्याशी बनाया है और उन्हीं पर भरोसा जताया है। जहां वो मैदान में डटी हुई है, वहीं वो राहुल गांधी पर भी जमकर निशाने साधने से कभी चूकती नजर नहीं आती। राहुल गांधी को इससे पहले भी स्मृति ईरानी ने चैलेंज किया था अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए, और अब खबर ये है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, 1 मई को नामांकन कर सकते हैं। नामांकन से पहले 27 अप्रैल को अमेठी के दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। तो अमेठी सीट को गांधी परिवार का गढ़ भी कहा जाता है, ऐसे में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये चर्चाएं जो है तेज हो गई है। 1 मई को नामांकन कर सकते हैं, उससे पहले 27 अप्रैल को अमेठी का दौरा करेंगे राहुल। तो लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े जो नेता हैं वो इस चीज की डिमांड कर चुके थे। वो चाह रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े या गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़े। इसी को देखते हुए अब ये चर्चाएं तेज हो गई है कि राहुल गांधी 1 मई को अमेठी से नामांकन कर सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी वायनाड से भी नामांकन कर चुके हैं, वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि अमेठी से भी दावेदारी पेश कर सकते हैं। संजय यादव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, अगर बात की जाए, एक तरफ जहां कन्नौज से अखिलेश यादव दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहीं अब खबर है कि राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। जी रिया जी, आपको बता दें कि जैसा कहा जा रहा है कि 27 तारीख को अमेठी राहुल गांधी आएंगे और 27 तारीख को ही अमेठी में लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी के नामों की घोषणा कर सकती है। और वहीं दूसरी तरफ जानकारी ये भी आ रही है कि 1 मई को अमेठी में राहुल गांधी नामांकन करेंगे। तो ऐसे जो है चर्चाओं का जो बाजार है वो अमेठी में इस समय गर्म है, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लगातार मांग भी कर रहे थे गांधी परिवार से ही कोई प्रत्याशी बने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो जश्न का माहौल है ये अमेठी में जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए इस समय शुरू हो चुका है और लोग कयास लगा रहे हैं कि राहुल गांधी 27 तारीख को उनके नामों पर आखिरी मोहर लगाएगी कांग्रेस और 1 मई को वो यहाँ से नामांकन करेंगे। संजय, जिस तरह से अमेठी और रायबरेली ये दोनों ही कांग्रेस के गढ़ कहे जाते हैं, गांधी परिवार के गढ़ कहे जाते हैं, और दोनों ही सीटों पर लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, वो गांधी परिवार से ही किसी को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे थे। तो क्या माना जाए कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी? कहीं ना कहीं ऐसे में दोनों जगह की अगर बात करें, चाहे वो अमेठी की बात करें चाहे रायबरेली की बात करें, तो दोनों जगह जो है वो कांग्रेस के पारंपरिक सीट मानी जाती है। रायबरेली भी कांग्रेस में अभी तक सोनिया गांधी वहां से चुनाव लड़ती रही है, अब की बार वो वहां से चुनाव चाहती है, तो वहां पर प्रियंका गांधी के नामों की चर्चा जो है वो जोर शोर से है। और दूसरी तरफ अमेठी जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, यहाँ तक कि यहाँ से राहुल गांधी जिनके नामों पर आखिरी मोहर लगनी है वो 3 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। और कहीं ना कहीं 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से स्मृति ईरानी को अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, तो उस समय जो है यहाँ से स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद वो लगातार हार के बाद भी अमेठी में मेहनत करती रही और जिसके लिए उन्होंने 2019 में उनको जब भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा मौका दिया तो वो कहीं ना कहीं उस मेहनत का रिजल्ट देखने को मिला और 50,000 से अधिक वोटों से जीतकर यहाँ की वो सांसद बनी। अब वो यहाँ पर अच्छी तरीके से पांव जमा चुकी हैं, अच्छी तरीके से कार्यकर्ताओं से मिलती रही हैं, लगातार वो मेहनत कर रही हैं। आज उनके संसदीय क्षेत्र में 10वां दिन है जो लगातार दौरे कर रहे हैं, जहां पर सामाजिक कार्यक्रम पूरे जिले में जो है वो आयोजित कर रही है और कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए लोगों से अपील कर रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कोई छुपा नाम है, चर्चित नाम है, गढ़ भी है अमेठी का और जी बिल्कुल संजय, यही वजह है कि जिस तरह से हमने कहा कि अमेठी जो है कांग्रेस या गांधी परिवार का गढ़ रहा है, राहुल गांधी खुद कई बार यहां से सांसद रहे हैं। किस तरह से इस लड़ाई को देखा जाए, क्योंकि 2014 में स्मृति ईरानी हारती हैं, 2019 में राहुल गांधी हारते हैं और एक बार फिर से 2024 में स्मृति ईरानी और राहुल गांधी आमने सामने होंगे। कांटे की टक्कर है, क्योंकि स्मृति ईरानी एक तरफ बीजेपी का दिग्गज चेहरा है और राहुल गांधी जो है पूरे कांग्रेस में बोला जाए तो सबसे हाई प्रोफाइल आप बोल सकते हैं।
जी 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 बिल्कुल रिया जी, कहीं ना कहीं दोनों चेहरे जो है वो हाईलाइटेड हैं। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस में तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी का है। और दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी भी अपने आप में यहाँ पर एक छवि बना चुकी हैं। लगातार मेहनत करने की वजह से ये 2024 का जो चुनाव होगा, ये चुनाव बिल्कुल ही बहुत दिलचस्प होगा और बहुत बड़ा मुकाबला होगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों लोगों की जो मांग थी, एक तरफ स्मृति ईरानी लगातार मेहनत करके अपना पांव जमा चुकी है, वही दूसरी तरफ कांग्रेस से बड़ा चेहरा जो राहुल गांधी को उतारने जा रहा है। तो ऐसे में देखा जाए तो ये अमेठी की जो हमेशा से चर्चित सीट भी रही है। और ऐसे में एक बार ये गढ़ अब देखना ये होगा कि दोनों प्रत्याशी से वो राहुल गांधी। सवाल यहाँ पर ये भी कि 2014 में जब स्मृति ईरानी हार गई थी तो लगातार वो डटी रही अमेठी में, अमेठी की जनता के बीच रही, वहां उन्होंने कोशिश करी जनता के बीच पहुंचने की। लेकिन 2019 में जब राहुल गांधी हारे तो उन्होंने दूरी काफी ज्यादा बना ली। हालांकि गांधी परिवार का लंबे समय से रिश्ता रहा है अमेठी की जनता से, लेकिन अब इस 2024 में इस चीज को किस तरह से देखें कि जब ग्राउंड पर राहुल गांधी मौजूद नहीं रहे, अब अगर वो आखिरी वक्त पर आते हैं तो क्या जनता साथ दे पाएगी? जी रिया जी, आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जल्दी ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे थे। और उस समय वो अमेठी के जो बॉर्डर है जायज के पास, वहां पर एक जनसभा भी आयोजित किए थे, जहां पर उन्होंने अमेठी के लोगों को संबोधित भी किया था। तो कहीं ना कहीं ऐसे में राहुल गांधी के लिए जरूर उन्होंने, जो अमेठी की जनता है वो कहती थी कि राहुल गांधी हारने के बाद यहाँ से दूरी बना ली है। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरीके से अपना पांव यहाँ पर दोबारा राहुल गांधी जमा पाते हैं। क्योंकि जो गढ़ जाता था वो गढ़ स्मृति ईरानी 2019 में उनसे छीन चुकी हैं। क्योंकि उस समय लगातार राहुल गांधी यहाँ से 3 बार सांसद रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब देखना होगा कि दोबारा किस तरीके से राहुल गांधी मेहनत करते हैं और किस तरीके से स्मृति ईरानी को यहाँ से वो हार करवा पाते हैं। क्योंकि स्मृति ईरानी भी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में डटी हुई है। रिया जी, संजय, जहां पर स्मृति ईरानी के सामने चैलेंज है कि अपने किले को बचाना है, वहीं राहुल गांधी के सामने किले को छीनने का चैलेंज है। और कहीं ना कहीं साख की बात यहां पर राहुल गांधी के लिए होगी, क्योंकि 2019 में भी यही मुकाबला हमने देखा था। जी रिया जी, आपको बता दें कि 2019 में यही मुकाबला सेम था। क्योंकि वायनाड से भी राहुल गांधी उस समय भी चुनाव लड़ रहे थे और अमेठी से भी लड़ रहे थे। तो ऐसे में उनको अमेठी से हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल वो वायनाड से चुनाव जीते जरूर, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फिर वो वायनाड की तरफ ज्यादा झुका हो गया, अमेठी से वो दूरी बना लिए। जी बिल्कुल संजय, अब थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा 27 अप्रैल और 1 मई तक कि आखिर राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरते हैं और ताल ठोकते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं कैसरगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। अभी मैं प्रत्याशी नहीं हूं, ऐसा बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, यानी संकेत दे दिए यहां पर। कैसरगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह का, यानी जो मौजूदा सांसद है, उनका बयान सामने आया है कि अभी मैं प्रत्याशी नहीं हूं, मैं कैसरगंज से प्रबल दावेदार, ऐसा बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। यानी मान रहे हैं कि मैं प्रबल दावेदार हूं लेकिन प्रत्याशी अभी नहीं हूं। अभी हम प्रत्याशी तो है नहीं, लेकिन कैसरगंज विधानसभा लोकसभा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं। 2,87,000 का अंतर पिछली बार था, इस बार कार्यकर्ताओं ने नारा दिया है 5 लाख। अब वही है वही जो राम रच रखा, वही है वही जो राम रच रखा। अब अगर ईश्वर ने तय कर रखा है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम तो प्रबल दावेदार हैं, हम प्रबल दावेदार हैं। तो हम तो 99.9 तक लड़ेंगे। अब 1 दशमलव बाकी रहेगा। बात आगरा की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगरा के दौरे पर हैं, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आगरा और फतेहपुर सिकरी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जनसभा स्थल पर जमावड़ा लगने वाला है। आगरा के कोठी मीना बाजार में पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है। तो आज उत्तर प्रदेश में तूफानी प्रचार प्रसार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी के 3 क्षेत्रों में जनसभा करेंगे। बात इटावा की कर लेते हैं। इटावा से बड़ी खबर सामने आ रही है। इटावा में पति पत्नी आमने सामने होंगे। बीजेपी प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया के खिलाफ पत्नी मृदुला ने
ताल ठोक दी है। मृदुला ने इटावा सीट से नामांकन किया है। पति के खिलाफ पत्नी ने निर्दलीय नामांकन यहां पर किया है। कहा लोकतंत्र में सभी को आजादी है, नामांकन भर दिया। वापस लेने के लिए थोड़ी नामांकन करते हैं, चुनाव लड़ेंगे। ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और यहाँ सभी स्वतंत्र है। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और महिलाओं के लिए अगर आप ऐसी बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा। प्रजातंत्र नहीं, उनके साथ नहीं, अपना चुनाव लड़ेंगे। अरे जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो मतलब क्या है ये, इसमें क्या है? आप उनके खिलाफ या वो मेरे विरोध में, इससे क्या है? चुनाव लड़ रहे हैं बस। अब आप इसको आप कुछ भी मानिए, चुनाव तो चुनाव लड़ेंगे। वहीं पूर्वांचल में सपा को बड़ा झटका लगा है। सीएम योगी से मिले भीम निषाद। नजर आनंद करने से आहत भीम निषाद। आपको बता दें कि सुल्तानपुर से टिकट कटने के बाद सीएम योगी से मिले हैं भीम निषाद। जो अफवाह चल रहा है, कल से मेरे खिलाफ जो अफवाह चल रहा है, मेरी बेटी की शादी है और कार्ड देना कोई गुनाह तो है नहीं। बाबा जी से मेरे पुराने संबंध जब राजनीति में नहीं था तब से है। मैंने जमुना जी की जमानत जब करा रहा था तो बाबा जी ने मदद किया था, एक वकील हमको दिए थे और तब से संबंध मेरा बरकरार रहा। मैं कभी बाबा से मिलने नहीं गया और उसके बाद कार्ड लेके गया तो हमने कहा कैसे जाऊँ, तो रितीश पांडे जी मुझे लेके गए तो कोई गुनाह तो है नहीं। अब और समाजवादी हूँ और रहूँगा। मानी जी जब भगा देंगे तो अलग बात है, बेटा चला जाऊँगा। अभी तो आश्वासन है कि आज हो सकता है टिकट घोषणा कर देंगे तो मैं कहा। ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, टिकट कटने के बाद भीम निषाद सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की। किस तरह से देखा जाए इस मुलाकात को और क्या सपा के लिए टेंशन भरी खबर? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद, संभल, मेरठ जैसी हॉट सीटों पर टिकट को लेकर काफी राज चल रही थी, कला चल रही थी और ठीक उसी तर्ज पर सुल्तानपुर में भी कहीं न कहीं अब कला जो थी सत्ता पर आ गई है, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भीम निषाद को सुल्तानपुर से प्रत्याशी घोषित किया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद यहाँ से भीम निषाद का टिकट कट जाता और पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद को यहाँ पर मेनका गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दिया जाता है। जैसे ही टिकट कटता है यहाँ पर कला जो है बढ़ जाती है और यहाँ तक कि भीम निषाद के पक्ष में जो निषाद समुदाय के लोग हैं, जो कुछ वोटर हैं, उन्होंने रामभुआल निषाद का पुतला भी फूका, विरोध भी जताया और भीम निषाद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात भी किया कि उन्हें दोबारा यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया जाए। और सूत्रों का यह भी दावा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने भीम निषाद और सिसौली विधायक ताहिर खान ने काफी हाथ टाक भी की थी और यहाँ तक की बात जो है काफी बढ़ गई थी और मौके की नजाकत को भापते हुए बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, समाजवादी पार्टी की मुश्किलें यहाँ बढ़ती हुई क्योंकि भीम निषाद ने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अब इसके क्या मायने निकाले जाए ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, धनंजय सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। धनंजय सिंह के वकीलों ने कोर्ट में पक्ष रखा था। आज दोपहर 2 बजे के करीब फिर इस मामले में सुनवाई होगी। आज सुनवाई में राज्य सरकार के वकील कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है 7 साल की सजा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, धनंजय सिंह के वकीलों ने कोर्ट में आज अपना पक्ष रखा। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां धनंजय सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। आज सुनवाई में राज्य सरकार के वकीलों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शोएब रिजवी प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, अगर बात की जाए धनंजय सिंह की, इस मामले में जो उन्होंने याचिका डाली थी उसमें हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, दरअसल ये सुनवाई कल की जो सुनवाई थी पूरी होने के बाद आज इसको कंटिन्यू किया गया। आज फिर 2 बजे के बाद इस पूरे मामले में सुनवाई होगी।
ये याचिका धनंजय सिंह की तरफ से है। उनकी तरफ से जो निचली अदालत MP MLA कोर्ट है उसने जो उन्हें 7 साल की सजा दी है उसको चुनौती दी गई है, उसे रद्द करने की मांग की गई है। फिलहाल इस पर सुनवाई हुई 2 से 3 तारीखों पर कोर्ट में इस मामले में बहस हुई, जहां धनंजय सिंह के वकीलों ने अपना पक्ष रखा, वही सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया। आज इस मामले में 2 बजे के बाद फिर कंटिन्यू सुनवाई होगी और उसके बाद फिर कोर्ट क्या निर्णय लेता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। क्या माना जाएगा शोएब कि क्या आज फैसला संभव है? जिस तरह से आपने कहा 2 बजे के बाद फिर से सुनवाई है। देखिए, उम्मीद की जा रही है क्योंकि जिस तरह से पिछली तारीखों पर सुनवाई हुई है और आज रात सरकार की तरफ से जो अपना पक्ष रखा जा रहा है उसके बाद कोर्ट हो सकता है कि इस पर अपना निर्णय सुनाए या फैसला रिजर्व भी कर सकता है। ये फिलहाल इसका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से सुनवाई हो रही उम्मीद है कि जल्दी इस पर कोई निर्णय आएगा, क्योंकि चुनावी माहौल भी चल रहा है और कहीं ना कहीं धनंजय सिंह के लिए ये जो याचिका है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें 7 साल की सजा मिली हुई है और ऐसे में इसको चुनौती दी गई थी, जिस पर आज जो सुनवाई होगी इसके बाद बहुत कुछ साफ हो पाएगा कि कोर्ट इस पर जब सुनवाई के बाद फैसला करेगा तो क्या कुछ स्थितियां बनती हैं। बिल्कुल शोएब, धनंजय के लिए आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि हाईकोर्ट उनको राहत देता है या उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं और खासकर उनका राजनीतिक भविष्य इसके बाद किस तरह से फ्रेम होता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।